देखिए श्याम, मेरे जीवन में हम लोगों ने 2 दशक पहले ये प्रस्ताव मेरे पास डॉक्टर विकास देवी कीर्ति की तरफ से आया कि उन्होंने नई कोचिंग उस समय शुरू की थी दृष्टि। दूसरी अन्य कोचिंग पहले से बड़ी कोचिंग्स उपलब्ध थी, ये एक नई शुरुआत थी और मैंने उस संघर्ष को लगातार देखा। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का जिक्र आपके वीडियोस में भी, आपके अनेक संवादों में भी आता है। कब दोस्त बने, कब साथ आए, कब साथ काम करना शुरू किया, अगर आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं। मैं अपने वीडियोस में लगातार इस बात पर का आग्रह करता रहा हूँ, रील्स को लेकर, फोमो को लेकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट को लेकर, कि इसमें एक संतुलन की ज़रूरत है। कोई शक नहीं कि इस समय सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर उनके पास कुछ है तो वो उनका मोबाइल फ़ोन स्क्रीन ही है। वो उनकी पढ़ाई के रास्ते में है, वो उनकी स्वस्थ रिलेशनशिप के रास्ते में है, वो उनके स्वास्थ्य के रास्ते में है, तमाम चीज़ों के रास्ते में है। बहुत बार तो वह केवल प्रभावित नहीं कर रही है, वो निर्धारित कर रही है। सोशल मीडिया तय कर रहा है कि आप अन्य समुदायों को लेकर क्या आपकी भावनाएं होंगी, ये सोशल मीडिया के पास तय करने की कुंजी आ चुकी है। वो बाकायदा परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा नज करके आपको पता ही नहीं लगता कि कब उन्होंने आपको नफरत करने वाला बना दिया। रोचक बात है कि मेरे लिहाज से जो इंडिकेशंस मैं देखता हूँ उनमें से एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुनना, लिसनिंग किस पैमाने। जैसे इन दिनों एक व्यक्ति ने पूरे भारत को नहीं तो पूरे भारत लोकमानस को जिस स्तर पे मत रखा है, महेंद्र सिंह धोनी ने। मुझे नहीं पता आप उनके व्यक्तित्व में आपकी कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि वो मेरी प्रिय हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक था कि मैं आपसे पूछूं। कौन से ऐसे तत्व हैं उनके व्यक्तित्व में जो लोग उनके खेल से इतर उनसे प्रेम करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी के मामले में जाहिर है कि खेल अपनी भूमिका अदा करता है, उनका एटीट्यूड अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनकी लीडरशिप जो है वो वह चीज़ है जिसे लेकर युवा जो है, लोक का जो हमारा युवा है, वो शायद उनसे कनेक्ट महसूस करता है। दूसरा जाहिर है कि आपका अपने जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं उस व्यक्ति पर और उसका आप पर भरोसा भी होना चाहिए। यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं विजेंद्र सिंह चौहान, जो DU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 2 दशकों का इंटरव्यू लेने का उनका अपना अनुभव है। शुक्रिया सर, आज हमने थैंक यू श्याम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, 20 वर्षों से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो UPSC के विद्यार्थी हैं उनसे आप रूबरू हो रहे हैं। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बेहतर इंटरव्यू में कौन से गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए? श्याम, अंततः देखिए, मैं चूँकि साहित्य पढ़ाता भी हूँ और आपका कहना सही है कि पिछले 2 दशकों से UPSC वाले जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़, वो मैं ले रहा हूँ। तो जाहिर है कि मेरे पास जो समझ जिन इंटरव्यूज़ को लेकर है, प्राइमरीली वो कैंडिडेट वाले इंटरव्यू हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल तय है, एक तय फॉर्मेट है। UPSC दरअसल अपनी नोटिफिकेशन में बाकायदा एक सूची देती है कि ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, और चूँकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है तो पर्सनालिटी में क्या क्या होना चाहिए उसकी वो एक सूची देते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि इंटरव्यू उन चीज़ों की जांच करेगा। तो जाहिर है कि एक अच्छे इंटरव्यू में एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए जिसमें एक तरह का आत्मसातीकरण की क्षमता हो, विश्लेषण की क्षमता हो, नैतिकता हो, इस तरह की चीज़ें। कुल मिला के एक इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, फिर यह एक साहित्य का बड़ा सवाल आ जाता है। साक्षात्कार का पूरा एक फ्रेम है। मेरे हिसाब से एक अच्छा साक्षात्कार वह है जिसमें जो फर्जीपन है, जो फेक पर्सनालिटी है, वो न दिखाई दे। सच्ची पर्सनालिटी सामने आए, इंटरव्यूअर को इसके लिए कोई बहुत खोदबीन करती हुई दिखाई ना दे, और जिसका इंटरव्यू ही जो है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, वह भी ईमानदारी से खुलकर बात कर सके। ऐसी सेटिंग जो होगी, ऐसी जो व्यवस्था होगी, मेरे हिसाब से अच्छा साक्षात्कार वही होता है।
यूट्यूब पे आपके जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, और रील्स का जैसा कि एक नया फॉर्मेट इस दुनिया में प्रचलित है, उसमें आप बहुत मशहूर हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक मॉक इंटरव्यू की जो व्यवस्था ये जो परीक्षा की तैयारी करवाने वाले जो संस्थान हैं वो करते हैं, आपके जीवन में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए श्याम, मेरे जीवन में हम लोगों ने 2 दशक पहले ये प्रस्ताव मेरे पास डॉक्टर विकास देवी कीर्ति की तरफ से आया कि उन्होंने नई नई कोचिंग उस समय शुरू की थी दृष्टि। दूसरी अन्य कोचिंग पहले से बड़ी बड़ी कोचिंग्स उपलब्ध थी, ये एक नई शुरुआत थी और मैंने उस संघर्ष को लगातार देखा है। तो उस समय उनके दिमाग में ये आया कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको पर्याप्त मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है। बहुत कम लोग चूंकि मेंस क्लियर करते हैं तो फिर वो या तो उसी अंग्रेजी वाले इकोसिस्टम में जाके कोशिश करते हैं जहाँ जाकर उनकी पर्सनैलिटी निखरने की बजाय उल्टा और दबती है, क्योंकि आसपास जिस तरह के दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनके साथ उनका व्यक्तित्व भिन्न दिखाई देता है। कमतर या बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भिन्न दिखाई देता है और वो सेटअप उनके व्यक्तित्व का सही परीक्षण करता नहीं। तो उनका प्रस्ताव ये था कि क्यों ना हम हिंदी माध्यम के लिए अलग से, क्योंकि ये राजस्थान के बच्चे आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, बिहार के बच्चे आ रहे हैं और वो फाइन अंग्रेजी वाले बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक अलग से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए। तो यह कार्यक्रम उन्होंने तब शुरू किया और इसका पूरा उद्देश्य जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों को समर्थन देना था। और चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय बाद में आता हूँ, लेकिन चूँकि उस पूरे सिस्टम में था इसलिए मुझे लगा कि एक अच्छा अवसर है। तो हम लोगों ने फिर सहमति दी और फिर ये लगभग पिछले 2 दशक से लगातार चल रहा है। जहाँ तक ये रील्स और यूट्यूब का प्रश्न है, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। पहले वाले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होते थे। मुझे याद है कि बड़ा अच्छा सेटअप हुआ करता था। जैसे अगर हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो मंच पर साक्षात्कार होता था और बाकी तमाम कैंडिडेट्स जो कि जिनके इंटरव्यू आने वाले होते थे वो सामने बैठ के देखते थे, यानी कि एक स्टेज परफॉर्मेंस जैसा होता था, ताकि वो समझ सके कि उन्हें अपने इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी। बाद में फिर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन वह भी ऑनलाइन नहीं जाया करता था, यूट्यूब पे नहीं जाता था, वो केवल उन कैंडिडेट को दे दिया जाता था ताकि वे खुद विश्लेषण कर सकें कि क्या गलती हो रही है। जहाँ तक ये वाली बात है, ये तो पिछले 5-7 साल का खेल है, जिसमें कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, ये एक तरह का मीडिया प्रोडक्ट हो गए हैं। जब वो मीडिया प्रोडक्ट होते हैं तो हम विद्यार्थियों के लिए देते हैं, वो बाद में अन्य लोग उसमें से छोटे छोटे हिस्से निकाल कर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जिसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का जिक्र आपके वीडियोस में भी, आपके अनेक संवादों में भी आता है। कब दोस्त बने, कब साथ आए, कब साथ काम करना शुरू किया, अगर आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं। देखिए शायद मैं मूलतः दिल्ली का व्यक्ति हूँ। मतलब अगर 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है, लेकिन मेरे पिताजी दोनों दिल्ली में ही, मतलब पिताजी बहुत पहले जब बच्चे थे तभी दिल्ली आ गए थे और दिल्ली से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मैं भी दिल्ली में ही पैदा हुआ। तो मैं मूलतः दिल्ली का व्यक्ति हूँ। मैं दिल्ली के एक कॉलेज में, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ता था और डॉक्टर विकास देवी कीर्ति जो कि मूलतः राजस्थान तो नहीं कहना चाहिए, दरअसल भिवानी, तो वो बॉर्डर के हिस्सा जाता है, वो भिवानी से आए और वो उन्होंने भी वहाँ एडमिशन लिया। तो हम लोग कॉलेज के समय के दोस्त थे। हम लोग साथ साथ डिबेटिंग किया करते थे, एक डिबेटिंग टीम में थे, अच्छे मित्र बने, फिर साथ साथ रहते भी थे जब कमरा लेकर रहने वाला जो समय होता है। और फिर लगातार अब लगभग एक परिवार की तरह हम लोग लगातार हैं। यद्यपि उनका एक भिन्न क्षेत्र है, मैं अलग किस्म की एकेडमिक्स में हूँ, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक जाने माने शिक्षक भी हैं, तो लेकिन दोस्ती चल रही है। आपने YouTube चैनल अपना शुरू किया है और बहुत कम अरसे में आपने 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अर्जित कर लिए हैं। कब दिमाग में आया कि YouTube अब एक नया माध्यम है अपनी बात कहने का, अलग से इसको बनाया जाना चाहिए नए सिरे से? क्या एक्सपीरियंस है इतने दिनों का? देखिए, यूँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास YouTube, चूँकि मैं हिंदी की जो इंटरनेट की दुनिया है उसके शुरुआती संघर्ष से सोशल मीडिया, हिंदी सोशल मीडिया के साथ जुड़ा था जब हिंदी में ब्लॉगिंग आई थी। संभवतः आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन 2003 के आसपास हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत आती है, यूनिकोड होता है। तो देश भर के जो हिंदी में लिखने वाले लोग हैं वो इंटरनेट पर लिखने की जद्दोजहद में शुरू होते हैं। 2003-04 में हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है। मेरा मसीजी भी नाम से ब्लॉग तभी से है।
तो मेरे पास चूंकि मेरे पास ब्लॉग था तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी था, यूँ तो 16-17 साल से था। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्लीज़ सिट डाउन के रूप में हमने इसे अभी कुछ महीने पहले ही आप कहें रिवाइव किया है या कहें कि हमने इसको ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया है। कैसे विचार आया? इसमें इसके कई वजह हैं। पहली बात तो अपना एक प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद नहीं था और मुझे लग रहा था कि अपने एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर है कि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ या दूसरी चीज़ें जहाँ दिखाई देती हैं वो प्लेटफॉर्म एक प्रतिष्ठान का प्लेटफॉर्म है और उनकी अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से वे एक तरीके की सामग्री वहाँ दे सकते हैं, बाकी सामग्री नहीं दी जा सकती। इवन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को भी अपना एक चैनल शुरू करना पड़ा इसी वजह से, जबकि बावजूद इसके कि उनके पास दृष्टि वाले बाकी तमाम चैनल मौजूद थे। तो उसी क्रम में मैंने भी इस चैनल को शुरू किया। कोई बहुत दूरगामी और लंबी सोच वाले तरीके से नहीं शुरू किया गया, बस आइडिया यही था कि हमारे पास जो कुछ है उसे शेयर करेंगे। लोगों ने पसंद करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि यात्रा जारी रहेगी। सोशल मीडिया का ज़माना है सर, निश्चित रूप से ये आपका कदम सम्यक ही है, लेकिन आप देखते हैं इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है जहाँ पर बच्चे भी उसमें एडिक्ट कह सकते हैं एक तरीके से। क्या पर्याप्त हमारे पास वह आंकड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में ये एक तरीके का नया एडिक्शन आ रहा है उनके व्यक्तित्व में? हम फ़ोन से दूर ही नहीं रह पाते हैं, सोशल मीडिया इतना नथी हो गया है हमारे जीवन से। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। पहली बात, डेटा तो आपका कहना सही है कि सामान्यतः जो आंकड़े या जो इंडिकेशंस हमारे पास हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन के तौर पर है। मैं अपने वीडियोस में लगातार इस बात पर का आग्रह करता रहा हूँ, रील्स को लेकर, फोमो को लेकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट को लेकर, कि इसमें एक संतुलन की ज़रूरत है, कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये भी सच है कि अब सोशल मीडिया एक यथार्थ है। हमारे पास अब शायद ये विकल्प मौजूद नहीं है कि हम लोग अपने आप को शट कर लें, उसे बंद कर लें। ये शायद एक विकल्प के तौर पे नहीं है, क्योंकि केवल एडिक्शन वाली चीज़ें ही नहीं, कई सारी सकारात्मक चीज़ें और कई सारी वास्तविक नेटवर्किंग आवश्यकताएं सोशल मीडिया की वजह से होती है। तो संतुलन की ज़रूरत तो निश्चित तौर पर है और नई पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसे लेकर भी ना तो समाजशास्त्री, ना ही हमारी शिक्षा व्यवस्था और ना ही एक समाज के तौर पर हम लोग कलेक्टिवली शायद इससे लेकर कोई किसी राय पर पहुंच पाए हैं। पर हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत मुझे लगातार लगता है कि है। और ऐसा हम अपने विद्यार्थियों में, मतलब मैं तो चूँकि उन विद्यार्थियों से लगातार संपर्क में रहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं दूसरी चीज़ें, और बार बार हमें ये पता लगता है, हम उनसे डायरेक्ट पूछते हैं तब भी और हम ऑब्जर्व करते हैं तब भी, कि इस समय सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर उनके पास कुछ है तो वो उनका मोबाइल फ़ोन स्क्रीन ही है। वो उनकी पढ़ाई के रास्ते में है, वो उनकी स्वस्थ रिलेशनशिप के रास्ते में है, वो उनके स्वास्थ्य के रास्ते में है, तमाम चीज़ों के रास्ते में है। बहुत बार तो वह केवल प्रभावित नहीं कर रही है, वो निर्धारित कर रही है कि उनका जीवन क्या दिशा लेगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत निश्चित तौर पर है। एक व्यक्ति के रूप में इससे कैसे अलग हुआ जा सकता है? क्या संभव है इस ज़माने में, या कम किया जा सकता है? देखिए, कई तरीके अलग अलग सोशल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। ये तरीका ये भी है कि आप समय बांध लीजिए, ये तरीका ये भी है कि आप विषय बांध लीजिए, ये तरीका ये भी है कि बीच बीच में डिटॉक्स कर लीजिए, जैसे व्रत करते हैं। अगर आप खाना खाते हैं और आपको लगता है खाने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो एक तरीका ये भी होता है कि उपवास कर लीजिए। तो ये सोशल मीडिया के साथ किया जा सकता है कि आप कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए उससे दूर हो जाएं। इनमें से क्या काम कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, ये व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा अलग अलग लोगों के। लेकिन सबसे पहले तो हम इस बात से शुरू करें कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं, डिनाइल से पहले तो बाहर आएँ कि यस इट इज़ अ प्रॉब्लम, और दूसरा ये कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एकाकी तौर पर भी और कलेक्टिवली भी कोशिश करेंगे। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्री याद आती है सोशल डायलेमा नाम से,
उपलब्ध है, अगर आप उसे देखें तो समझ में आएगा कि दरअसल अब सोशल मीडिया केवल आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वो अब तय करने लगा है कि आप क्या सोचेंगे, और इसके बहुत गंभीर राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। अब सोशल मीडिया तय कर रहा है कि आपकी पसंद क्या होगी, नापसंद क्या होगी, आप किस पार्टी को चुनेंगे। सोशल मीडिया तय कर रहा है कि आप अन्य समुदायों को लेकर क्या आपकी भावनाएं होंगी। ये सोशल मीडिया के पास तय करने की कुंजी आ चुकी है। वो बाकायदा परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नज करके आपको पता ही नहीं लगता कि कब उन्होंने आपको नफरत करने वाला बना दिया। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है। दिक्कत ये है कि जिन लोगों को इसका रेगुलेशन करना चाहिए, जिन लोगों को इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वे तो इसका फ़ायदा उठाने पर लगे हुए हैं। तो वो एक निश्चित तौर पर परेशानी की बात है, क्योंकि बहुत बार आपको लोकतंत्र में पता ही नहीं लग रहा कि क्या वास्तव में जिस व्यक्ति को के लिए आप वोट डालकर आ रहे हैं वही आपकी चॉइस है भी, या सोशल मीडिया ने आपको ये एहसास करा दिया कि नहीं आपको उसे चुनना है। आपकी बातचीत का जो केंद्रीय विषय रहता है, आपके वीडियोस मैंने देखे, अन्य जगहों पर भी आपके जो संवाद होते हैं, आपके जो स्पीच होते हैं, उनमें व्यक्तित्व निर्माण की बात आप कहते नज़र आते हैं, कहते ही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका क्या महत्व है, व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है, कब वह हल्का नज़र आता है, कब वह गंभीर, और उसमें सामाजिक परिवेश का कितना उसकी कितनी भूमिका रहती है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट श्याम, ये सच्चाई है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। मतलब आप तो लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने भी खुद शायद किसी न किसी स्तर पर महसूस किया होगा कि आपकी पर्सनालिटी कोई आपके द्वारा निर्मित पूरी तरह से चीज़ नहीं। हमारी पर्सनालिटी में हम कहाँ पैदा हुए, किस मिट्टी में खेले कूदे, कहाँ पढ़े लिखे, हमारे रिश्तेदार कौन थे, हमने बचपन में कितना अपमान सहा, कितना सम्मान मिला, तमाम चीज़ें शामिल होती। तो कोई भी पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति का ये दावा कि वह सेल्फ मेड है, ये आधा सच ज़्यादा से ज़्यादा है, पूरा सच तो डेफिनेटली नहीं है। तो हमारी पर्सनालिटी केवल हमारी निर्मिति नहीं है, वो सामाजिक निर्मिति भी है। इसलिए आप अच्छी पर्सनैलिटी कैसे निर्मित करें का सवाल जब आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं रहूँगा तो इसी समाज में, इसी समाज में जो शोषण दिखाई दे रहा है, इसी समाज में जो अपमान दिखाई दे रहा है, इस समाज में जो वंचन दिखाई दे रहा है, वो वही रहेगा, और फिर भी मैं जो व्यक्तित्व तैयार होगा वो पूरी तरह से मेरे द्वारा निर्मित होगा। नहीं, ये संभव नहीं। आप अपनी पर्सनैलिटी के कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर सकते हैं, और बाकी आपका व्यक्तित्व सामाजिक निर्मिति होता है। तो अगर आप अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, अगर आप समाज में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि व्यक्ति के स्तर पर भी काम किया जाए और कलेक्टिवली भी काम किया जाए। एक बेहतर समाज में आपको संतुलित लोग दिखाई देंगे, एक डरे हुए समाज में आपको बीमार लोग दिखाई देंगे, एक डरे हुए समाज में आपको हिंसक लोग दिखाई देंगे, और इसमें आप एक सीमा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति के स्तर पे जो कर सकते हैं उसमें जरूर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछे कि कौन सा, जैसा आपने कहा कि कौन सा व्यक्तित्व माना जाए कि वो गंभीर है, उथला नहीं है, रोचक बात है कि मेरे लिहाज से जो इंडिकेशंस मैं देखता हूँ उनमें से एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुनना, लिसनिंग किस पैमाने पर है। क्या वह बोलने के लिए इतना आतुर है कि उसमें एक्टिव लिसनिंग की, सक्रिय श्रवण और समझने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तब आप एक दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव, उसके दृष्टिकोण की इज्जत करना सीखते हैं। आप उसकी शक्तियों और सीमाओं के स्रोत कहाँ से आ रहा है इसे देख पाते हैं, और जब आप ये देख पाते हैं तो आप एक संवेदनशील मनुष्य बनते हैं। दरअसल आसपास समाज में इतना सफलता हो रहा है कि कई बार हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को सीढ़ी बनाकर, उन्हें दबाकर, उन्हें सप्रेस करके इस सफलता नाम की बीमारी के पीछे भाग लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जितनी सफलता जरूरी है उतनी ही संवेदनशीलता जरूरी है, उतना ही बेहतर मनुष्य होना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के बारे में संवेदनशील तरीके से विचार कर पाना, तो उसके वंचन को देख पाना, उसके शोषण को देख पाना, ये भी उसमें शामिल है।
कोई व्यक्तित्व कब लोकप्रिय होता है? जैसे इन दिनों एक व्यक्ति ने पूरे भारत को नहीं तो पूरे भारत लोकमानस को जिस स्तर पे मत रखा है महेंद्र सिंह धोनी ने, मुझे नहीं पता आप उनके व्यक्तित्व में आपकी कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि वो मेरी प्रिय हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक था कि मैं आपसे पूछूं। कौन से ऐसे तत्व हैं उनके व्यक्तित्व में जो लोग उनके खेल से इतर उनसे प्रेम करते हैं? आपने क्या इसकी पड़ताल की? देखिए, स्पेसिफिकली मैंने केस स्टडी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को नहीं ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व किया, निश्चित तौर पर ऑब्जर्व किया। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरी उन्हें लेकर राय भी है, लेकिन जिस प्रकार के रोल मॉडल वो आपके हैं वो मेरे रोल मॉडल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस मूल सवाल पे जरूर जा सकता हूँ कि व्यक्तित्व कब लोकप्रिय होता है। और हम लोग जब पॉपुलर कल्चर पढ़ते हैं तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोकप्रिय में जो लोक पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल सोशल मीडिया से तय होने वाली चीज नहीं है, हमें लोक को समझना पड़ेगा। लोक जो है वह केवल शहरी जनता से तय नहीं होता है। लोक का तो मतलब ही है, अगर हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी को देखें, दूसरे लोगों को जो लोक को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, लोक का मतलब है इसमें एक आम भारत का गांव, भारत का दूसरा पिछड़ा इलाका शामिल होगा। तो वह जब कोई व्यक्ति इस दयार में, इस जगह पर जिसे हम लोग कह रहे हैं पसंद आना शुरू होता है, तब हम उसे लोकप्रिय कहते हैं। पॉपुलर की हमारी परिभाषा में कुछ पॉपुलर कल्चर की चीजें हैं, जिनमें जैसे आपने कहा क्रिकेट है, या फिर मान लीजिए फिल्में हैं। अब कुछ नया पॉपुलर कल्चर जो है वो सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम वगैरह से भी शुरू हुआ है। इस स्फीयर में, इस परिदृश्य में या इस दुनिया में जो लोग ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, हम प्राइमरीली उन्हें लोकप्रिय कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के मामले में जाहिर है कि खेल अपनी भूमिका अदा करता है, उनका एटीट्यूड अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनकी लीडरशिप जो है वो वह चीज़ है जिसे लेकर युवा जो है, लोक का जो हमारा युवा है, वो शायद उनसे कनेक्ट महसूस करता है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। इतने बड़े देश के बारे में किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक क्षेत्र को लेकर सर्वव्यापी राय बनाने का कोई औचित्य नहीं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकप्रिय लोग हैं और उन्हें पसंद आने की अलग अलग वजह हैं, और इट इज बेटर दिस वे। ये ऐसे ही ज्यादा अच्छा है। अगर कोई स्टीम रोल करके कोई ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो जो व्यक्तित्व देश के 140 करोड़ लोगों को पसंद आना चाहिए, तो ये एक डरावनी कल्पना है, भयावह है। कोई एक व्यक्ति देश के 140 करोड़ लोगों को पसंद आए तो फिर ये देश के लिए बहुत अशुभ होगा, दुनिया के लिए बहुत अशुभ होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम शायद हिटलर के 20 गुना बुरी चीज को खड़ा कर रहे हैं। सो देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन पॉपुलैरिटी एज वेल। लोकप्रियता में भी एक विविधता की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल को लेकर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, सीखने के हुनर देते हैं। कितना महत्वपूर्ण है किसी के व्यक्तित्व में कम्युनिकेशन स्किल? मतलब मैं तो कम्युनिकेशन का टीचर हूँ, और मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसे हम कुछ भी परिभाषित करते हैं, वो अंततः एक संप्रेषण है, संचार है। हम आप बातचीत कर रहे हैं तब भी, और यहाँ तक कि हम अपने आप से बातचीत कर रहे हैं तब भी, हम अपने आप से बातचीत करते में भी कुछ पोस्चरिंग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से व्यक्तित्व में निर्णायक भूमिका कम्युनिकेशन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत प्रभाव में बोलता है, जिसकी भाषा बहुत अच्छी है, वही अच्छा कम्युनिकेशन नहीं। हर कम्युनिकेशन का अपना एक अलग तरीका है और अलग महत्व है, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन पर से अपने आप में व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें दोनों तरह का कम्युनिकेशन शामिल होता है, वर्बल भी, यानी कि जब हम भाषिक तौर पे बोलकर बात कहते हैं तब भी, बोलकर या लिखकर, और गैरवाचिक भी, हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, हम कैसे सुनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कम्युनिकेशन में ग्रहण पक्ष, सुनना और पढ़ना, उतना ही अहम है जितना अभिव्यक्ति पक्ष, यानी कि बोलना और लिखना। लेकिन हमारे यहाँ बोलने लिखने को कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है, और इस दूसरे ग्रहण पक्ष को, सुनने और पढ़ने वाले पक्ष को
रिलेटिवली कम दी जाती है, जबकि मेरे हिसाब से अगर ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर महत्वपूर्ण तो है ही। कुछ सवाल मैंने अपने दर्शकों से लिए थे, तो कुछ जो विद्यार्थी हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पेपर है इस दृष्टि से, क्योंकि उससे जो प्राप्त होता है वो बड़ा है। क्या यह ओवररेटेड नहीं है? कभी कभी क्या लगता है? एब्सोल्युटली, मैं इस बात को बार बार कहकर तमाम इंडस्ट्री से का बुरा बना हुआ हूँ, लेकिन मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। अल्टीमेटली एक लोकतंत्र में नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की कितना महत्व होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार चीज़ है। देश को बनाए रखने में नौकरशाही की, अफसरशाही की अपनी भूमिका है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी भूमिका। लेकिन एक व्यक्ति 140 करोड़ लोगों के देश में एक सरकारी नौकरी पाता है, उसके व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, एक अच्छा करियर है, ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है, ग्रुप ए सर्विस है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसके लिए इस देश के तमाम युवाओं को उन्माद से भर जाना चाहिए, बेवकूफ़ बन जाना चाहिए, पागल हो जाना चाहिए, उसी के पीछे पड़े रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। देश में जिस तरीके से जैव विविधता की ज़रूरत पड़ती है, देश में जिस तरीके से सांस्कृतिक विविधता की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक देश को और उसके भविष्य को सपनों की विविधता की भी ज़रूरत होती है। देयर शुड बी डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स। अगर हम अपने युवाओं को विविध तरीके के सपने नहीं दे पा रहे, कुछ बौद्धिक श्रम के सपने होंगे, कुछ शारीरिक श्रम के होंगे, कुछ अफसरी के होंगे, कुछ खेल के होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के होंगे, कुछ एक्टिविज्म के होंगे, कुछ राजनीति के होंगे, तब तो ये देश और लोकतंत्र ठीक ठाक तरीके से चलेगा। और अगर सभी लोग एकदम जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम अपने युवाओं को ऐसे पशु बना देंगे तो ये शुभ तो नहीं है। तो यस, सिविल सर्विसेज इन आवर कंट्री, हमारे देश में सिविल सर्विसेज परीक्षा ओवररेटेड है। उसमें भी आईएएस और आईपीएस और कुछ हद तक फॉरेस्ट सर्विस यानी ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड है। उनको थोड़ा सा ज़मीन पर लाना चाहिए। ये जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका की है कि वे सुनिश्चित करें कि अफसर, अधिकारी लोगों की तरह रहें, उन्हें सामंत, उन्हें राजा वाली भूमिकाएं इस देश में न दी जाए। सर, अनिकेत का प्रश्न है कि यूपीएससी में किस आयु में प्रवेश कर जाना चाहिए उसकी तैयारी में? बेहतर उम्र? देखिए अनिकेत, अगर आप इस सवाल का उत्तर सुन रहे हैं तो मैं इस सवाल को सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करता हूँ। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाए, सर कब से तैयारी शुरू करें? मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबसे पहले ये सवाल पूछिए कि तैयारी क्यों शुरू करें, ठीक है ना। फिर अगर तय हो जाता है कि नहीं, आप एकदम आज़ाद इच्छा से तैयारी कर रहे हैं, पिताजी की वजह से नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी लाल बत्ती की चाह में नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल ही आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आप उस बोरिंग काम में 30 साल 40 साल लगाने को तैयार हैं कि आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे और फाइल पे नोटिंग लिखते रहेंगे, आप अगर सहमत हैं एकदम, तो फिर आप तय कर सकते हैं कि आपको तैयारी करनी है। तैयारी तब से शुरू करें जब आप अपनी स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हों कि ये आपकी चॉइस है। ये स्कूल में नहीं हो सकता, ये फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता। मैं आमतौर पर सेकेंड ईयर से कहता हूं कि अगर आपने तय कर लिया है, अच्छे से सोच समझ लिया कि तैयारी करनी है, तो आप सेकेंड ईयर से इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप 3 साल की डिग्री में है तो सेकेंड ईयर से, अगर आप 4 साल की डिग्री में है तो थर्ड ईयर से। क्योंकि कुल मिला के वैसे भी आपको 16 से 18 महीने की डेडिकेटेड वो चाहिए, तो आपने थोड़ा पहले से तैयारी शुरू कर दी। जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके बाद आप 16 महीने लगा दीजिए और फिर अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट को दे दीजिए। और इसी तरीके से इसका कोई एग्जिट भी सोच के रखिए। ये मत मान के चलिए कि मान लीजिए सरकार ने ये तय किया है कि आपको 6 या 7 अटेम्प्ट मिलेंगे या आपको 10 या 12 अटेम्प्ट मिलेंगे आपकी उम्र तक, और आप कहें नहीं अब तो मैं सारे के सारे अटेम्प्ट लूंगा। डोंट डू दैट। मेरे हिसाब से 2 रेयर केस में 3 अटेम्प्ट में आपको ढंग से पता लग चुका होता है कि आप क्या हासिल करने वाले हैं। इसके बाद फिर केवल आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल संभव है, ऐसे उदाहरण हैं कि लोग 6ठी अटेम्प्ट में बने, 7वीं अटेम्प्ट में बने, लेकिन इसकी वर्थ उतनी नहीं है कि आप इसके साथ इतना लंबा अरसा दें। मेरे
ख्याल से 2-3 अटेम्प्ट में आपको पता लग जाएगा, उसके बाद नहीं तो कुछ और कीजिए, क्या दिक्कत है। आखिरी सवाल, एक जैसे मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसके शुरुआती एपिसोड्स अपलोड किए हैं और मेरी जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है कि एक इंटरव्यू लेने से पूर्व तो साक्षात्कारता हैं, उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, और कम से कम आप इस इंटरव्यू के बाद में कुछ टिप्स दे आप साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं या देने वाले व्यक्ति के? लेने वाले के व्यक्ति के बारे में। देखिए, कई बहुत अच्छे इंटरव्यूअर्स हम लोगों को ऑनलाइन और टेलीविज़न की दुनिया में इससे पहले दिखे, जिनसे आप समझकर तय कर सकते हैं। आप एक शानदार साक्षात्कार करता हैं और आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण तरीके से साक्षात्कार लिए हैं जो कि हम जिस रूप में अब तक देखते हैं, कभी कभी मुझ पर भी आरोप लगता है कि मान लीजिए हावी होने वाला साक्षात्कार, ऐसे आपके साक्षात्कार नहीं है, जो कि एक सकारात्मक चीज़ है। और मेरे हिसाब से यही कुछ इम्पॉर्टेंट गुण हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे साक्षात्कार करता हैं तो आपके पास तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपने उसे अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को आप पहचानते होने चाहिए। और ये केवल जानकारी के स्तर पर नहीं होगा, आप उसके व्यक्तित्व को पहचानते होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ चुभौने से, कहाँ सहलाने से यह व्यक्ति सच बोलना शुरू करेगा, ठीक है, और फिर बिना उस पर हावी हुए बाकायदा उसकी सहमति से उसके भाव जगत में विचरण करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस, आपका जो श्रोता है, उसकी प्रोफाइल क्या है, और इस व्यक्ति जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस व्यक्ति के किस पक्ष में आपका जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड होगा। उस जो अगर आपने उनसे सवाल लिए जैसे आप लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल नहीं भी आए उसका अनुमान लगाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और कोई भी इंटरव्यू प्रश्नोत्तर मात्र नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि एक कन्वर्सेशन हो रही है, एक बातचीत हो रही है, जिस बातचीत में हम लोग बार बार कहते हैं, मैं इंटरव्यू में बार बार कहता हूं कि दोनों पक्षों को आनंद आ रहा है, एक काम नहीं खत्म हो रहा है, दोनों पक्षों को यह आनंद आ रहा है कि हाँ, ये बात करके मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हूं, काश और समय होता तो और बात करते। ये वाला जब भाव आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन, तब आप पाएंगे कि अचानक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी स्वरों में कंपन कम हो जाता है, आप एक दूसरे के व्यक्ति की आंखों की पुतलियों में देख सकते हैं, आपके हाथ नहीं कांपते, आप इधर उधर नहीं भटकते, और आपको कैमरे का अलग से, या अगर कैमरे में हो रहा है, अगर मंच पर हो रहा है तो श्रोताओं का अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ता, सब कुछ अपने आप स्वयं घटित होने लगता है। ये स्थिति तभी आती है जब आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो और आपकी तैयारी ठीक हो। दूसरा जाहिर है कि आपका अपने जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं उस व्यक्ति पर और उसका आप पर भरोसा भी होना चाहिए। यही कोई वजह है जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने व्यस्ततम जीवन से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और आपके तमाम श्रोताओं का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना। शुक्रिया।